लास्ट डिस्कशन क्या है अभी आपकी क्लास का? बताएं आज का जो आपका डिस्कशन है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? तो आज का टॉपिक क्या बनेगा? आज का टॉपिक बनेगा आपका शेरशाह सूरी। ये पता होना चाहिए आपको ना कि क्लास का एंड कहाँ पे हुआ है, तो उसके आगे का टॉपिक आपका क्या जनरेट होगा। तो टॉपिक का हेडिंग बनेगा आपका शेरशाह सूरी। बनाइए, शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपकी परीक्षाओं में सवाल मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल आपको मिलेगा वो मिलेगा 1540 से लेकर के 1545 एडी के बीच में। मात्र 5 सालों का कार्यकाल है और भरपूर मात्रा में सवाल है। इससे अंदाजा हो जाता है कि व्यक्ति काफी योग्य रहा और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो भी व्यवहार किया वो अपने आप में क्या था, वैज्ञानिक रहा है। तरीका क्या देखिए, जो आपका शेरशाह सूरी है 1540 का अगर आप बैकग्राउंड लेके चलेंगे तो 1540 में आपको कहना है कि शेरशाह सूरी ने यानी कि सूर वंश की स्थापना की। सूर वंश की स्थापना की, क्योंकि कल काफी कुछ आपने डिस्कस कर लिया है तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। सूर वंश की स्थापना की, ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं कि सूर वंश की जो स्थापना की है वो मुगलों को भारत से बाहर करके की है। मुगलों को भारत से बाहर करके, मुगलों को भारत से बाहर करके, बाहर करके। एक बात हमेशा समझना, कई बार जो आपका एग्जामिनर है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर हम ऐसा एक लैंग्वेज आपको दें कि भारत में संपूर्ण मुस्लिम शासन, भारत में संपूर्ण मुस्लिम शासन, तो देखो भारत में जो आपका संपूर्ण मुस्लिम शासन है इसको कैलकुलेट करने का राइट वे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका एक सेगमेंट आपके सामने किस रूप में आता है, एज अ दिल्ली सल्तनत, और एक सेगमेंट किस रूप में आता है, एज अ मुगल पीरियड, एज अ मुगल पीरियड। तो यहां पे दोनों जगह आपके परीक्षा में सवाल गिरता रहता है। सवाल आने का सही मतलब क्या है कि दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा जाएगा अफगान साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में अफगान, दिल्ली सल्तनत में अफगान साम्राज्य, और इसी प्रकार से जो आपका मुगल पीरियड के अंदर ही एक सवाल पूछा जाता है अफगान साम्राज्य, अफगान साम्राज्य। हालांकि पुरानी क्लासेस में भी इन पे हमने डिस्कशन किया है। तो दिल्ली सल्तनत में अफगान साम्राज्य का मतलब होता है लोदी वंश, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर अफगानों का राजनीतिक नियंत्रण। तो दिल्ली सल्तनत में अफगान साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने का जो काम करेगा लोदी डायनेस्टी करेगा, और मुगल पीरियड में अफगान साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, सूर वंश। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में सवाल बनती सूर वंश, ठीक है। हालांकि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह जो आपकी कैलकुलेशन है वो मुस्लिम शासन की कैलकुलेशन एक प्रकार से हो रही है। लेकिन अगर आप ये बताते हैं कि शेरशाह, कल की क्लास आप पूरी देखो, कल की क्लास में पूरा इन्वायरमेंट हमने यही जनरेट किया था कि वो तमाम प्रकार की रेस्पेक्टिव कंडीशंस कौन सी थी जिन्होंने अफगानों को ऑर्गेनाइज किया, अफगानों को लीड करने का काम शेरशाह सूरी ने कैसे किया, इनके नामों पर भी हमने काफी चर्चाएं कल की हैं। और फाइनली 1540 में जो बैटल ऑफ कन्नौज आपके सामने आया, तो बैटल ऑफ कन्नौज में अगर हुमायूं की डिफीट आपके सामने आई थी तो आप केवल ये मान के नहीं चलेंगे कि स्पेशली इन द बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं साहब डिफीट हो रहे हैं। हुमायूं डिफीट हो रहे हैं, लेकिन हुमायूं को भारत से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिल्ली के सिंहासन पर आप कह सकते हैं शेरशाह सूरी का अधिकार स्थापित हो जाता है। और अगर शेरशाह सूरी का अधिकार स्थापित हो जाता है तो एक बार फिर जो आपके अफगान है वो दिल्ली के सिंहासन पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके चलते हैं। परीक्षाओं में इन सवालों के आने के अपने अपने डिफरेंट पैटर्न होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सूर वंश की स्थापना है तो मुगलों को भारत से बाहर करके की गई है। और भारत में जो आपका संपूर्ण मुस्लिम शासन है
उसे कैलकुलेट करने का वेरी साइंटिफिक वे आपका ये बनता है कि एक सेगमेंट तो बनेगा आपका दिल्ली सल्तनत वाला और एक सेगमेंट क्या बनेगा आपका मुगल पीरियड वाला। दिल्ली सल्तनत में अफगान साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? लोधी वंश करेगा। कई बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि भारत में जो संपूर्ण मुस्लिम शासन आपको दिखाई पड़ता है, इसमें पहला अफगान साम्राज्य कौन सा है? तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लोधी डायनेस्टी होगा। मुगल पीरियड में सवाल पूछा जाएगा तो मुगल पीरियड में अफगान साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने का काम जो करेगा आपका कौन करेगा? सूर्यवंश ही करेगा। तो इन सवालों का भी कान आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। कई बार इस प्रकार की कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती हैं। दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बता के चलना है कि अफगानों का दिल्ली के सिंहासन पर राजनीतिक नियंत्रण जो स्थापित हुआ है या तो लोधी वंश के रूप में आपके सामने आता है या सूर्यवंश के रूप में आपके सामने आता है। आ रही है कहानी समझ में? आनी चाहिए। कल काफी लेंथी डिस्कशन मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, अब शुरुआत कहां से करें? शेरशाह सूरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाएंगे, शेरशाह सूरी। क्लास के डिस्कशन को पूरी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि जब सवाल आपके सामने रखे जाएंगे तो वहां आप ये नहीं कहेंगे कि सवाल बाहर से हैं, क्योंकि जब मैं सवाल बनाता हूं तो मेरी अपनी लैंग्वेज होती है ना। आप ये नहीं पाएंगे कि किसी किताब से मैंने सवाल बना के आपको दे दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करके चलूंगा कि जो कुछ क्लास में आपको सिखाया गया है वो बात आपके दिमाग में स्टैब्लिश है। सवालों को आप किस प्रकार से लैंग्वेज ओरिएंटेड बनाते हैं, सवालों की भाषा जितनी ज्यादा वैज्ञानिक होगी, जितनी ज्यादा डिफरेंट होगी, उतनी ही बड़ी मात्रा में आप परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे, है ना। देखो, अब ये सवाल नहीं आएंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए और आने का समय भी नहीं है। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो पुराने समय में आपसे काफी बड़ी मात्रा में पूछे गए हैं, लेकिन अब सवाल जो है एक भाषा आधारित बन के आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक भाषा आपको देना चाहूं, हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। आपने रटने की कोशिश की है या नहीं की है वो एक अलग बात है। हालांकि मैंने पुरानी क्लासेस में इस बात को जस्टिफाई किया है कि इल्तुतमिश ही क्यों दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना गया है। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ये कह दे कि निम्न में से किस व्यक्ति को आप दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहना चाहेंगे, भाषा में क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां सवाल का आंसर आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देकर चलता हूं कि कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठहराव के साथ लेकर के चलो चीजों को, है ना। और जितने सवाल पूछने आप सवाल पूछो, और एक सिनॉप्सिस हर करैक्टर का माइंड में बना लो। हर करैक्टर का एक सिनॉप्सिस आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे शेरशाह सूरी को वाइंड अप करने के बाद बड़ा करैक्टर आपके सामने क्या आएगा? अकबर आएगा। मुझे लगता है कि मुगल काल में अकबर नहीं तो कुछ नहीं। मैंने हमेशा क्लासेस में इन बातों को उठाया भी है। लेकिन अकबर को पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीजें आपके सामने हैं, तो अकबर को पढ़ने का एक राइट सीक्वेंस वे क्या होना चाहिए? अगर आपने उसको सीख लिया तो सवाल आपकी गिरफ्त में आएंगे और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे इस आदमी के पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को गद्दी पर इस्टेब्लिश कराने की कोशिश करता है तो शुरुआत में आप एक उससे अपेक्षा करके चलेंगे कि वो क्या करेगा? वो अपना भौगोलिक विस्तार करना चाहेगा। और ये जो व्यक्ति आपके सामने है, ये व्यक्ति ऐसा है कि इससे तो आप ये अपेक्षा करके चलेंगे कि ये अपना भौगोलिक विस्तार करना चाहेगा। और अगर ये अपना भौगोलिक विस्तार करना चाहेगा तो हम क्या करने वाले हैं? महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर चर्चा। बन गया हेडिंग, मिल गई आपको विंडो। यहां से डिस्कशन करेंगे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर चर्चा। अब जैसा कल आप कह रहे थे कि ये जो आपके महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर चर्चा यहां पे होगी, यहां पर जो आपका डिस्कशन होना चाहिए वो मुगलों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुगलों के कॉन्टेक्स्ट में शेरशाह सूरी का जो भी राजनीतिक झगड़ा है वो कल मैंने आपके सामने रख दिया है। यहां महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में जो डिस्कशन होगा ये कुछ अलग प्रकार का होगा। और कुछ अलग प्रकार का कैसे होगा? देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक दीवार आपके सामने खड़ी की और ये व्यक्ति ऐसा है कि जब आप इसके महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर डिस्कशन कराने की बात करोगे तो शुरुआती ध्यान जो आपका जाना चाहिए वो शुरुआती ध्यान जो आपका जाना चाहिए वो यहां पे जाना चाहिए। क्या आपने शब्दावली सुनी है? खोकर, जनजाति,
क्या आपने इस शब्दावली को कभी कैलकुलेट किया है, खोखर जनजाति? बताइए मुझे। और आजकल की इन्वायरमेंट के अनुसार ये शब्दावली बार बार आपके परीक्षाओं में आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोकसभा राज्यसभा में क्या देख रहे हैं, जेएनके को लेकर के एक बिल की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। और ये जो खोखर जनजाति है ये परीक्षा में बिल्कुल आने लायक है, करंट ओरिएंटेड भी आपका सवाल बन सकता है। तो क्या आपने कभी इसके बारे में कोई डिस्कशन किया है, खोखर जनजाति? पढ़ा ना हमने, बताओ किसके बारे में पढ़ा है? मोहम्मद गौरी। समझ गए आप बात? मैंने पुराने समय में आपको बताया होगा, देखो खोखर जनजाति का जो एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ी उस समय, वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में दिखाई पड़ी। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए रफली आपने ये इंडिया का मैप बनाया, और जब रफली आपने इंडिया का मैप बनाया तो ये क्या बन जाता है आपका? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया, फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका खोखर ट्राइब के बारे में आप जो बात करते हैं, तो इसकी जो मेन एक्टिविटीज उस समय देखेगी वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में देखेगी। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में देखा जाने का मतलब क्या था कि जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, मध्य एशियाई क्षेत्रों से भारत में जो आने वाले लोग हैं, एक बात, और भारत से मध्य एशियाई क्षेत्रों की ओर जाने वाले जो आपके लोग हैं, ये उनको लूटने का काम करते थे। और इनका मेन मामला यह बनता है कि जो व्यापारिक वर्ग उस समय आता था, हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक वर्ग को लूटने का कार्य करना, व्यापारिक वर्ग को लूटने का कार्य करना, और व्यापारिक वर्ग को लूटने का जो कार्य करना है, यही खोखर जनजाति का कई बार पूछा जाता है कि क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था। आप बड़े प्यार के साथ कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय था। इसी बात का शिकार कौन बना? मोहम्मद गौरी बना। जब मोहम्मद गौरी 1206 में भारत को छोड़ने की बात करता है, और जब वह भारत को छोड़ने की बात करता है तो उसको गजनी और गौर में जाना है, और गजनी और गौर में जाने का मतलब क्या होगा? मध्य एशियाई क्षेत्र की ओर जाना है। और मध्य एशियाई क्षेत्र की ओर जब आप जाएंगे तो दिल्ली से जब आप मूव ऑन करने की बात करेंगे तो आपको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों से होकर के जाना पड़ेगा। खोखर जनजाति के लोग इतने अच्छे फाइटर माने गए हैं कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है। सामने मोहम्मद गौरी था, और मोहम्मद गौरी खोखर जनजाति के आक्रमण का शिकार बन गया। अब इनकी एक्टिविटीज आप देखो, इनकी एक्टिविटीज ये हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्रों से भारत में आने वाला जो व्यापारिक वर्ग है उसको भी लूटने का काम करते हैं। भारत से मध्य एशियाई क्षेत्र की ओर जाने वाला जो आपका व्यापारिक वर्ग है उसको भी क्या है, लूटने का काम करते हैं। यानी कि अगर ये लूटने का काम करते हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि खोखर जनजाति के लोग जो हैं ये कानून एवं व्यवस्था को लगातार हम कह सकते हैं कि कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि व्यापारिक वर्ग का आना जाना काफी जरूरी था। लेकिन अगर हम खोखर जनजाति के लोगों के व्यवहार को समझें तो ये लगातार व्यापारिक वर्ग को लूटने का काम कर रहे हैं। अब दिल्ली के सिंहासन पर जो भी आपको नजर आएगा उसको थोड़ी परेशानी तो होगी। व्यापारिक वर्ग आएगा तो व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो आपका आर्थिक लाभ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये बहुत शुरुआत से देखा जा रहा था। हालांकि बलबन ने भी कुछ सुधार किए थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इनको रोकने के कोई बड़े सुधार नहीं किए गए। अब जब शेरशाह सूरी अपने आप को सिंहासन पर स्टैब्लिश करके चलता है तो 1540 में उसने सूरवंश की स्थापना की, और 1541 एडी में ही वो सबसे पहले टारगेट किसको बनाता है? खोखर जनजाति के लोगों को बनाता है। एक साल के अंदर अंदर उसने खोखर जनजाति के लोगों को अपना मुख्य टारगेट बनाया, क्योंकि उसने पाया कि इनकी जो एक्टिविटीज हैं व्यापारिक वर्ग को लूटने का कार्य कर रही हैं, और अगर ये इनका मेन ऑक्यूपेशन माना जा रहा है तो ऐसा अगर लगातार होता रहा तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रहेगी। व्यापारिक वर्गों का भारत में आना जाना लगभग में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 1541 के बारे में जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो 1541 में खोखर जनजाति हम कहेंगे कि इस जनजाति के खिलाफ एक सैन्य अभियान का संचालन हुआ, एक सैन्य अभियान का संचालन हुआ, एक सैन्य अभियान का संचालन हुआ। अब देखो खोखर जनजाति के लोगों को टारगेट बनाना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए इतिहास हमें पढ़ाता है कि इनका समूल नष्ट
इनका समूल नष्ट शेरशाह सूरी नहीं कर पाया, शेरशाह सूरी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। लेकिन ये डिस्कशन मैंने आपके सामने क्यों रखा? ये डिस्कशन मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि एक सवाल आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया, वो ये है, इन क्षेत्रों में शेरशाह सूरी ने, इन क्षेत्रों में शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़, आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। ये सवाल तो ऐसा है कि बस अगर शेरशाह सूरी आएगा तो उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं कि शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में करवाया था। और रोहतासगढ़ के किले का मतलब यह था ताकि इस जनजाति के लोगों को, ताकि इस जनजाति के लोगों को नियंत्रित किया जा सके, ताकि इस जनजाति के लोगों को नियंत्रित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो इसके दो तीन फायदे होते हैं। एक तो आप खोखर जनजाति के बारे में अपने आप को जागरूक कर पाते हो, मोहम्मद घोरी की याद आपको आती है, और सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। रोहतासगढ़ का किला इन मॉडर्न टाइम में आपको कहां मिलेगा? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको दिखाई देगा। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से आप इसको भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में मान करके चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मेन ऑक्यूपेशन लोगों को लूटना है। अगर आप उनको अपना मेन टारगेट बनाना चाहते हैं तो उनको रेगुलेट करना या उनका कंप्लीट एनिहिलेशन, संपूर्ण तौर पर अगर आप उनका नाश करना चाहते हैं तो ये इतना कन्वीनियंट टास्क भी नहीं रहेगा। शेरशाह सूरी ने 1541 में एक सैन्य अभियान का संचालन अवश्य किया, लेकिन वो पूरी तरीके से इस जनजाति के लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाया, ना ही इनको नष्ट कर पाया है। इसलिए उसने कहा कि इनके व्यवहार को रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है, और रेगुलेशन के रिगार्डिंग वो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाता है। ये सुरक्षा का एक इंतजाम है। सुरक्षा के इस इंतजाम का प्रयोग करते हुए शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में खोखर जनजाति के लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करने की बात की है। तो ये सवाल जो ज्यादा पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण जो हुआ है ये अपने आप में एक सुरक्षा का इंतजाम माना जाएगा। और सुरक्षा का इंतजाम किस लिए माना जाएगा? ताकि आप खोखर जनजाति के लोगों के व्यवहार को रेगुलेट कर पाए। इतना भी याद रहेगा तो आपको कभी जीवन में इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5 साल में ऐसे काम किए हैं कि इतिहास में कैलकुलेशन हो रही है, और मुगल काल में ही हो रही है। ये मजे की बात है। तो ये चीज आपके समझ में आया या नहीं आया? बताइए भी, सभी लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपको अपने डिस्कशन को धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो जब सैन्य अभियानों पर आप चर्चा करने की बात करेंगे तो 1540 में तो उन्होंने सूर वंश की स्थापना की है, तो 1541 से हम अपने व्यवहार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अभी तक की क्लासेस में समझाने की बात की कि जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हैं, इस एग्जामिनेशन में ज्यादा मात्रा में सवाल जो आपको मिलेंगे कथन यानी कि स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। एक स्टेटमेंट बहुत बार आपकी परीक्षाओं में आता रहता है, पहले उसको लिख लेते हैं। मैंने थोड़े से साम्राज्य के लिए, मैंने थोड़े से साम्राज्य के लिए लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया, लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया। लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया। अब वो इतना लिख करके आपसे पूछेगा कि भैया जी ये किसने कहा है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि किसने कहा है, और दूसरी बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसका भाव क्या है। तो बताओ किसने कहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गद्दे पर बैठा वही कहेगा, इतिहासकार भी तो कह सकता है। और इतिहास की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती यह है कि इतिहास में जो आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो किसी न किसी हिस्टोरियन की ओर से ही कहे गए हैं।
तो अब देखो क्या है कि मैंने थोड़े से साम्राज्य के लिए लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया है। अगर इस स्टेटमेंट को आप अपना बनाना चाहते हैं तो तरीका एक ये है, इधर आ जाओ। हम शेरशाह सूरी को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो शेरशाह सूरी की कैलकुलेशन जब आप 1544 एडी में करते हैं तो शेरशाह सूरी की ओर से हम एक बात डिस्कस करते हैं कि मारवाड़ का मतलब क्या है? राजपूताना क्षेत्र, मारवाड़ का सैन्य अभियान, मारवाड़ का सैन्य अभियान। अब देखो ये जो आपका मारवाड़ का सैन्य अभियान है 1544 में इसको हेल्ड किया गया या 1544 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सैन्य अभियान है तो हम पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार का बैटल ही है। तो पक्ष में एक तरफ कौन हो जाएंगे? आपके राजपूत हो जाएंगे और एक तरफ कौन हो जाएंगे? आपके अफगान हो जाएंगे। ये तरीका मैंने आपको दिया है, इस तरीके को आप फॉलो करके चलेंगे। जो आपके राजपूत है, राजपूत में आप किसको लेके चलेंगे? मारवाड़ की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के शासक, और यहां पर जो आपके मारवाड़ के शासक हैं उनका नाम क्या आपका हल्का सा पता होना चाहिए? मालदेव, राइट। अफगानों को लीड करने का काम कौन करेंगे? गद्दी पर है शेरशाह सूरी, तो बात खत्म होगी। यहां पे रेफरेंस किसका लेके चलेंगे? शेरशाह सूरी का। ठीक है, अब अपना चश्मा बदल दो। चश्मा बदलने का मतलब क्या है कि चीजों को देखने का तरीका अलग होना चाहिए। जानकारी आपके पास आती ही किताबों की ओर से। इस सैन्य अभियान के बारे में कहा जाता है, यह कहा जाता है शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन का, शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन का, इसके भाव को समझना, राजनीतिक जीवन का सर्वाधिक कठोर सैन्य अभियान, सर्वाधिक कठोर सैन्य अभियान। ये किताब आपको पढ़ाती है ऐसा नहीं है, बिल्कुल पढ़ाती है। जब 1544 में शेरशाह सूरी को कैलकुलेट किया जाता है तो मारवाड़ का एक सैन्य अभियान आपके सामने आता है, और मारवाड़ का जो सैन्य अभियान आपके सामने आता है तो ठीक है, हल्का रेफरेंस तो आप लेकर के चलेंगे। सैन्य अभियान है तो पक्ष होंगे, एक तरफ राजपूत आपके हो जाएंगे, एक तरफ आपके अफगान हो जाएंगे। राजपूतों को लीड करने का काम मालदेव साहब कर रहे हैं और अफगानों को लीड करने का काम शेरशाह सूरी कर रहे हैं। दोनों करैक्टर मजबूत हैं, क्योंकि जब आप राजपूताना क्षेत्र की बात करते हो तो आपको अपने डिस्कशन को हल्के फुल्केपन में लेकर के नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत शुरुआत में आपको बता दिया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो राजपूताना क्षेत्र बन के आता है उसको भारत का सबसे बड़ा सैन्य बाजार कहा जाता है। यहां की ताकतों की लड़ाई दिल्ली के सिंहासन के साथ अपने आप में ही कारगर मानी जाती है, इसलिए इसका डिस्कशन मैं यहां पे कर भी रहा हूं। इतिहासकार समझाते हैं कि शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण और राजनीतिक जीवन में सबसे कठोर सैन्य अभियान कौन सा है? मारवाड़ का है। मिल गई जानकारी आपको? अभी जानकारी को अपना कैसे बनाओगे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इतिहास ने आपको ये पढ़ाने की कोशिश की कि शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठोर सैन्य अभियान है, तो क्या बात ऐसा लिखी जा सकती है कि इस सैन्य अभियान में या इस सैन्य अभियान के दौरान बड़े प्रयासों के बावजूद भी शेरशाह सूरी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या कहा जा सकता है सर? बताओ भाई। अगर इतना बड़ा इशारा हुआ है कि शेरशाह सूरी के संपूर्ण और राजनीतिक जीवन में ये सबसे कठोर सैन्य अभियान माना गया है, तो इस सैन्य अभियान के दौरान हम कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी को प्रयास तो काफी बड़े करने पड़ गए, लेकिन जितने व्यापक प्रयास किए गए उस हिसाब से कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। आई बात समझ में? इसलिए शेरशाह सूरी बाद में कहता है कि मैंने थोड़े से साम्राज्य का मतलब क्या है? केवल मारवाड़ पर। मैंने मारवाड़ पर अपना इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया कि अगर इतना ध्यान मैं भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में करता तो भारत का एक विस्तारित भूभाग मेरे कंट्रोल में आ जाता।
भाव को समझो। मैंने थोड़े से साम्राज्य के लिए लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया। तो आप इसका डिस्कशन जिस रूप में करके चले हैं, जो इतिहास का एक संदेश है, इस संदेश को हम अलग तरीके से कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं, इसको इस कोटेशन के साथ या स्टेटमेंट के साथ आप जोड़ के चलो कि मैंने थोड़े से साम्राज्य अर्थात केवल मारवाड़ पर ही इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है, अर्थात मारवाड़ पर ही इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है। मैंने बहुत बड़े प्रयास कर दिए हैं, लेकिन अगर इतने प्रयास मैं भारत के अन्य भूभागों के संदर्भ में करता तो भारत का एक विस्तारित भूभाग मेरे कंट्रोल में आ जाता। बाद में पछताता है वो, बाद में क्या है, पछतावा उसे हो रहा है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी डीप पॉलिटिकल एनर्जी केवल मारवाड़ के लिए खर्च कर दी। और अगर इतनी डीप पॉलिटिकल एनर्जी में भारत के अन्य भूभागों के बारे में खर्च कर देता तो हो सकता है कि भारत का एक विस्तारित भूभाग मेरे कंट्रोल में आ ही जाता। इसलिए बाद में पछताते हुए उसने कहा कि मैंने मुट्ठी भर साम्राज्य के लिए या थोड़े से साम्राज्य के लिए लगभग संपूर्ण भारत को खो दिया। तो ये किसने कहा, शेरशाह सूरी ने। इस तरीके से आप चीजों को डिस्कस करके चलेंगे। और मैंने समझाया आपको कि शेरशाह सूरी इसको क्यों कह रहा है। एक बात और याद रखना, के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना सर। रुको, जयता तथा कुंता, ये नाम पूछे जाते हैं, जयता तथा कुंता। ये आई थिंक अभी बीपीएससी में पूछे गए हैं अभी इसी साल। जयता तथा कुंता ने इस सैन्य अभियान के दौरान इस सैन्य अभियान के दौरान शेरशाह सूरी को सबसे बड़ी चुनौती मारवाड़ की ओर से सबसे बड़ी चुनौती देने का कार्य किया, ये चार नाम आते हैं। एक आता है गोरा बादल, एक नाम आते हैं आपके जयता तथा कुंता। गोरा बादल कहां आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था जब मैं अलाउद्दीन आपको पढ़ा रहा था। आज भी राजपूताना समाज में कहा जाता है कि बच्चा कैसा हो, गोरा और बादल जैसा हो। बहादुरी की चर्चाएं होती हैं। तो मारवाड़ की ओर से इस सैन्य अभियान के दौरान दो करैक्टर मैं आपको दे पा रहा हूं, जयता तथा कुंता। इन्होंने इस सैन्य अभियान के दौरान शेरशाह सूरी को सबसे इफेक्टिव चैलेंज देने का काम किया। इन्हीं की वजह से शेरशाह सूरी मारवाड़ के संदर्भ में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपनी एनर्जी काफी अधिक खर्च की। इसलिए बाद में उसने पछताते हुए कहा कि मैंने मुट्ठी भर साम्राज्य के लिए लगभग संपूर्ण भारत के साम्राज्य को खो दिया है। अब आप बताइए क्या कह रहे थे। मालदेव का सर हुमायूं के साथ भी हुआ था, हुआ था कुछ एक दूसरा कैरेक्टर था, कोई बहादुर शाह गुजरात के। सही कह रहे हैं आप, सही है। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो देखो इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब देखो, अब जो मैं आपके सामने डिस्कशन रख रहा हूं, इस डिस्कशन के रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे कई बार सवाल कराए भी हैं। और मुझे ऐसी आदत है, मैं किसी एक व्यवस्था की समानता किसी अन्य व्यवस्था के साथ करके चलता हूं। अब इस चीज को समझना कि ये मामला है, क्योंकि हम शेरशाह सूरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शेरशाह सूरी के रिगार्डिंग अब हम सीधा सैन्य अभियान डिस्कस करने वाले हैं 1545 में। और अभी भी आपने देखा कि 1545 में शेरशाह सूरी का क्या है, दी एंड भी हो जाता है। तो अब इस बात को समझो बड़े प्यार के साथ। 1545 में होगा क्या, हम कह सकते हैं कि कालिंजर और कालिंजर के खिलाफ, फिर आप देखो कालिंजर के खिलाफ हुमायूं ने भी सैन्य अभियान किया था, है ना। लेकिन हम शेरशाह सूरी की ओर से बात कर रहे हैं। कालिंजर के खिलाफ बनाते रहो ड्राफ्टिंग, एक सैन्य अभियान का संचालन, सैन्य अभियान का संचालन, राइट। अब देखो ये जो आपका कालिंजर है, उत्तर प्रदेश, वर्तमान समय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित, ठीक है।
लेकिन यहां आपको थोड़ा सा अलग व्यवहार करना पड़ेगा। अलग व्यवहार करने का मतलब यह है कि ये जो आपका सैन्य अभियान कालिंजर के खिलाफ शेरशाह सूरी की ओर से 1545 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना, इसका उद्देश्य है, यानी कि इसके उद्देश्य की समानता, ये बड़ा सवाल बना लेते हैं हम, इसके उद्देश्य की समानता यानी कि सिमिलरिटी, इसके उद्देश्य की समानता अलाउद्दीन खिलजी के साथ कैसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। घबराएंगे नहीं, अच्छी बातें डिस्कस करो। तो क्या आप बता सकते हैं कुछ? हाँ जी, और कोई बात? अगर मान लीजिए आप कल के दिन परीक्षा भवन में हैं और आपके सामने सवाल आ जाता है कि शेरशाह सूरी के कालिंजर पर जो आपका सैन्य अभियान हुआ है, तो शेरशाह सूरी के कालिंजर के सैन्य अभियान की समानता दिल्ली सल्तनत के निम्न में से कौन से सुल्तान के साथ की जा सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सवाल पूछने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सवाल आ सकता है, पनप सकता है। मैं दोबारा रिपीट करके बता देता हूं कि शेरशाह सूरी के कालिंजर के सैन्य अभियान की समानता, सिमिलरिटी दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान के साथ आप करके चलना चाहेंगे। तो मैंने तो सीधा बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ समानता क्या है। तो देखो, जब आप अलाउद्दीन खिलजी को कैलकुलेट करने की बात करते हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में मेवाड़ के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया। बात को समझना, मेवाड़ के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब मेवाड़ के खिलाफ जो सैन्य अभियान किया, तो उसका उद्देश्य क्या था? रानी पद्मावती को प्राप्त करना, यही तो था, रानी पद्मावती को प्राप्त करना। मैंने हमेशा कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के खिलाफ जो सैन्य अभियान उस समय किया था, वो उसके विस्तारवादी नीति का परिणाम नहीं था, वो तो वहां की रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए आप यहां पे डिस्कशन क्या करते हैं कि जब आप कालिंजर के सैन्य अभियान की चर्चा करते हैं, तो देखो यहां पे कहानी क्या बना हुआ है। यहां पे जो आपका कालिंजर है, कालिंजर के शासक आपको दिखाने हैं। तो कालिंजर के शासक का नाम मिलेगा आपको कीरत सिंह। क्या मिलेगा? कीरत सिंह। और कीरत सिंह की एक दासी जिनके नाम की चर्चा इतिहास में नहीं है, इस दासी को शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था। शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था। ये हम एंड में ये कहेंगे कि इसी सैन्य अभियान के दौरान बम को लगाते समय एक विस्फोट हुआ। यह सवाल भी पूछा गया है, ऐसे ही पूछा जाता है कि विस्फोट हुआ जिसमें शेरशाह सूरी मारा गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी का अपने आप में एक प्रकार का दुर्भाग्य रहा। हालांकि उसकी काबिलियत है, हालांकि उसकी क्वालिटी है, हालांकि उसकी क्या है, योग्यता है, लेकिन हो गया, है ना, क्योंकि वो कालिंजर के किले को उड़ाना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, शासक कीरत सिंह की दासी है, उसको प्राप्त करना यहां पर शेरशाह सूरी का अल्टीमेट गोल है। तो उसने ये प्लानिंग की है कि मैं किले को ही उड़ा देता हूं। और शेरशाह सूरी जब इस समय एक बम को प्लांट करने की बात कर रहे हैं, तो उस समय एक विस्फोट होता है और इसी विस्फोट में शेरशाह सूरी मारा जाता है। कई बार इतिहासकार तालियां बजाने की बात भी करते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हुमायूं को दिल्ली के सिंहासन पर रीइस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है ना। मात्र 5 साल का टेन्योर है, और 5 साल के टेन्योर में आप देख पा रहे हैं कि अभी तो हम केवल सैन्य अभियानों की चर्चाएं कर रहे हैं, बाकी और बहुत सारी चर्चाएं इसमें बचा हुआ है। लेकिन 1545 में जो कुछ हुआ है वो अचानक से होने वाली एक घटना है।
जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका मेन कैलिबर है कि बम को तैयार करना और इसे प्लांट करना, बड़े अच्छे से शेरशाह सूरी को आता है। लेकिन अब इसमें इतिहासकार दाएं बाएं की बातें बहुत करते हैं कि उसका उद्देश्य ही गलत था। यहां अलाउद्दीन को रानी पद्मावती प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसने मेवाड़ के खिलाफ इतना कुछ कर दिया जो इतिहास में चर्चाओं का विषय बन गया। इसी प्रकार से यहां इतिहासकार कई बार यह भी बात कहने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति अपने उद्देश्य में क्या नकारात्मक है, और अपने उद्देश्य में नकारात्मक है क्योंकि एक दासी को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके साथ ऐसा होना ही था। कुल मिलाकर के 1545 में जो कुछ हुआ उसी ने शेरशाह सूरी का खात्मा किया है। तो ये दोनों सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं कि पूरे मुस्लिम शासन में एकमात्र ऐसा कौन सा करैक्टर आपके सामने आता है जिसको बम को तैयार करना भी आता है और बम को प्लांट करना भी आता है? आंसर होगा शेरशाह सूरी। या ऐसे सवाल पूछा जाए कि बम को प्लांट करते समय हुए विस्फोट में निम्न में से कौन से व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है, तो वहां भी आपका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी होगा। दोनों सवाल यूपीपीएससी में आ चुके हैं। एक बात हमने की समानता की, तो समानता को लेकर के आप हमेशा ही बात मान के चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी की बात के मध्य एक समानता आपको दिखाई पड़ती है, और समानता सैन्य अभियानों के पीछे जो उनके उद्देश्य हैं महिलाओं को प्राप्त करना, उसको लेकर के आप अपने डिस्कशन को हेल्ड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बोर्ड से सब कुछ नोट डाउन भी करके चलना है आपको। सब कुछ नोट डाउन हो गया? अब देखिए, सवाल तो वैसे मुगल पीरियड में पूछा जाएगा। मुगल पीरियड में भी एक तो हाँ जी, क्या कहा? नहीं क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? जैसे बम चला दे वो उसको मुगल पीरियड में किसने क्या चलाया था? मुगल पीरियड के दौरान बोले किसी शासक के जो ऐसी मृत्यु हुई है बम चलाते हुए नहीं, अगर ये जो सवाल पूछा जाएगा, ये जो सवाल मैंने अभी आपके सामने रखा है इस प्रकार से, ये जो सवाल अभी आपके सामने रखा है, ये शेरशाह सूरी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, और शेरशाह सूरी का टेन्योर आपको कहां मिलता है? हालांकि मैंने बताया कि इसने एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना की है, लेकिन सूर्यवंश को हम कैलकुलेट कहां पे कर रहे हैं? मुगल काल में कर रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर तो आपको यही बनना है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस सैन्य अभियान के दौरान बम को प्लांट करते समय एक विस्फोट हुआ, उसमें शेरशाह सूरी मारा गया। तो सवाल किस ओर जा रहा है कि अगर सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो संपूर्ण मुस्लिम शासन आपको दिखाई पड़ता है, तो संपूर्ण मुस्लिम शासन में एकमात्र, मैंने पूरा बोला आपको, एकमात्र ऐसा करैक्टर आप बताइए कि जिसको बम में विस्फोट हुआ और उसमें उसने अपनी जान गंवा दी, तो आंसर तो आपका शेरशाह सूरी है। बाकी कोई करैक्टर है तो बताओ? बाकी कोई भी करैक्टर नहीं है। चलो अब देखिए, ये मामला सारा मुगल पीरियड में है। मुगल पीरियड में अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधारक, सबसे बड़ा, ये अकबर के आगे की भी कहानी है जी, याद रखना। सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधारक, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात जोड़ के वो लिखा देता हूं। अकबर का प्रशासनिक पूर्वगामी, अकबर का प्रशासनिक पूर्वगामी, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। मुगल काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधारक, क्योंकि सवाल तो आएगा मुगल काल में ही, या आपसे पूछा जाएगा अकबर का प्रशासनिक पूर्वगामी, तो दोनों सवालों का आंसर क्या बनेगा आपका? शेरशाह सूरी। इससे बड़ा कोई नहीं, शेरशाह सूरी, इससे बड़ा कोई नहीं है जी। क्योंकि मैं लगातार आपको क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकबर इसके प्रशासनिक सुधारों को फॉलो करने की बात करेगा। अकबर इसके प्रशासनिक सुधारों को क्या है? फॉलो करने की बात करता है। तो याद आपको रखना है यहां पे कि मुगल काल में ही सवाल पूछा जाएगा, और मुगल काल में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक सुधारक है शेरशाह सूरी माना जाएगा, और अकबर का प्रशासनिक पूर्वगामी जो है ये भी शेरशाह सूरी ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, सपोज दैट आपने कहा कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का आपको दिखाना पड़ेगा प्रशासनिक संगठन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संगठन, और प्रशासनिक संगठन के सामने जोड़ के चलेंगे अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा का धरातल,
ये तरीके होते हैं चीजों को कैलकुलेट करने के। अध्ययन की सुविधा का ग्राउंड यानी कि अध्ययन की सुविधा का धरातल, तो वही पुराना पैटर्न अपना लेते हैं। एक क्या बनेगा आपका केंद्रीय प्रशासन, एक क्या बनेगा आपका प्रांतीय प्रशासन, और एक क्या बनेगा आपका स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन क्योंकि शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एग्जामिनेशन में आने लायक है, लेकिन ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि मैंने दिल्ली सल्तनत की आपको पहले पढ़ा रखी है। और दिल्ली सल्तनत की अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो यहां अब आपको परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं, बाद में क्या आपको मुगल काल से ही जुड़ना था, ये पहले तय हो गया था, और मुगल काल से आपको जुड़ना है। और यहीं से आपको ऐसा नहीं कि आपका कुछ छूटा है, पूरा सर्कल घूम के आएगा, पूरा सर्कल घूम के आएगा और एक बार आपका रिवीजन भी होगा, तो कुछ छूटेगा नहीं। तो प्रशासनिक संगठन पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि जब इतनी तारीफ हो रही है कि सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधारक है और अकबर का प्रशासनिक पूर्वगामी है, तो देखना एक बार बनता है। आंसर शेरशाह सूरी हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के तरीके ये हो जाते हैं कि अध्ययन की सुविधा का ग्राउंड सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 3 तरीके से व्यवहार होगा, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और क्या बनेगा आपका स्थानीय प्रशासन। अब कान किसका पकड़ेंगे सबसे पहले? केंद्रीय प्रशासन। और मैंने सिखाया है आप लोगों को, जब आप किसी भी समय का केंद्रीय प्रशासन दिखाएंगे, तो जब आप केंद्रीय प्रशासन दिखाने की बात करते हैं तो जो गद्दी पर है उसके बारे में क्या कहेंगे? अब गद्दी पर कौन है यहां पर? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की राजनीतिक स्थिति क्या है? शेरशाह सूरी की राजनीतिक स्थिति। अब मामला शेरशाह सूरी का नहीं है, जो गद्दी पर है उसकी पॉलिटिकल कंडीशन आपको डिस्कस करनी होती है। साथ ही साथ केंद्रीय विभागों पर चर्चा, यहां केवल इतना देखेंगे, केंद्रीय विभागों पर चर्चा, अधिकारियों पर चर्चा नहीं करनी है, केंद्रीय विभागों पर चर्चा, केंद्रीय विभागों पर चर्चा। ठीक है। बात हो रही है राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जी। अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात हो रही है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो व्यक्ति आपका गद्दी पर आपको दिखाई देता है वही मालिक है। जो व्यक्ति गद्दी पर है वही मालिक है। मालिक होने का मतलब क्या है? इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि सभी राजनीतिक एवं प्रशासनिक, दोनों शब्द एक साथ जुड़ के काम करते हैं। सभी राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण इसी के हाथों में है, इसी के हाथों में। ये तरीका होता है बताने का, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ये कहा जाता है कि जो गद्दी है उसी की इच्छा कानून को रूप ले लेती है। जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून ही शासक है, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहती है राजा, शासक या सुल्तान जो गद्दी पर आपको दिखाई देगा उसकी इच्छा ही कानून है। इसलिए ऐसा व्यवहार करना पड़ता है कि जब आप यहां भी केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे तो गद्दी पर कौन है? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लाइट में। तो आपको कहना पड़ेगा कि जो व्यक्ति गद्दी पर है उसी के हाथ में तमाम प्रकार के राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई देता है। यानी कि हम ये बात समझने की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गद्दी पर है वही क्या माना जाएगा? मेन सिंबल ऑफ पावर माना जाएगा। वही क्या माना जाएगा? मेन सिंबल ऑफ पावर माना जाएगा जी। मेन सिंबल ऑफ पावर क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा।
और ये कोई अपने आप में कोई नई बात नहीं है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था चाहे प्राचीन भारत की हो, चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जब जब जो व्यक्ति आपको गद्दी पर दिखाई देगा, है ना, उसके बारे में आपको ये बात करके चलनी पड़ती है कि जो व्यक्ति गद्दी पर है, यहां तो शेरशाह सूरी की इंडिविजुअल जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उस पर आप डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं, तो यहां भी आपको वही बात करनी पड़ेगी, जो व्यक्ति गद्दी पर है उसी के हाथों में तमाम प्रकार के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का आपको क्या दिखाना है, सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाना है। इसलिए कहा जाता है कि मेन सिंबल ऑफ पावर आपका कौन बनेगा, जो गद्दी पर होगा। और बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग आपको दिखाई देंगे वो इसी के कंट्रोल में रह करके क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, इसी के कंट्रोल में रह करके क्या व्यवहार करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन में हल्का सा आपको बताना है कि उसकी कंडीशन क्या है, बताने का तरीका, अपने आप को समझाने का तरीका यह है, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रलाइजेशन है इसको आप डोमिनेंट फैक्टर मान के चलेंगे, सवाल बनते रहते हैं। पूछेगा कि केंद्रीय प्रशासन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो आप कहेंगे कि ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इस ऐसा कहेंगे। अगला डिस्कशन आपको कहां बनाना है, केंद्रीय विभागों पर आपको बनाना है। और जब केंद्रीय विभागों पर आप बनाने की बात करेंगे, यहां आपको परिवर्तन करके चलने पड़ते हैं। जैसे अगर केंद्रीय विभागों पर चर्चा करेंगे तो चर्चा करने का तरीका क्या होगा, देखो, केंद्रीय विभागों पर चर्चा। अब ये कहा जाता है कि जब आप शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय विभागों को कैलकुलेट करने की बात करते हो, केंद्रीय विभागों को कैलकुलेट करने की बात करते हो, तो शेरशाह सूरी क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण करता है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण करता है। अब दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था मैंने आपके सामने रखी है, उसमें मुझे याद है कि हमने 10 या 11 के आसपास केंद्रीय विभागों पर डिस्कशन कर रखा है। तो अगर ये माना जाए कि केंद्रीय विभागों पर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में आप डिस्कशन करने की बात करेंगे, तो ये इतिहास आपको पढ़ाने की कोशिश करता है कि शेरशाह सूरी क्या है, केंद्रीय विभागों की स्थापना के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को फॉलो करके चलता है। तो फॉलो करके चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तनों के साथ। लेकिन क्या है, परिवर्तनों के साथ, ये जरूर जोड़ के चलेंगे, लेकिन परिवर्तनों के साथ। मतलब क्या हुआ, अब मतलब ये हुआ, मैं डिपार्टमेंट आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। तो केंद्रीय विभागों में डिपार्टमेंट कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका दीवाने विजारत, दीवाने विजारत क्या कहेंगे भी इसको, दीवाने विजारत को क्या क्या काम देना चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन याद रखना, बाद में एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं, ये तो आपने सही बताया है, बाद में एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, देखते हैं कि आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि अर्थ का मतलब आर्थिक, अर्थ एवं वित्त संबंधी विभाग। दीवाने विजारत जब आप लिखेंगे तो आप ये भी कहेंगे अन्य विभागों पर नियंत्रण रखने वाला, अन्य विभागों पर नियंत्रण रखने वाला, अन्य विभागों पर नियंत्रण रखने वाला। ठीक है, ये आपको दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिखाई पड़ा था। अगला आप क्या लेके चलेंगे, दीवाने रसालत, दीवान ए रसालत, ये क्या कहलाएगा अभी, हाँ, दीवाने रसालत को क्या कहेंगे, विदेश विभाग, विदेश विभाग। और साथ ही साथ क्या कहा जाता है, प्लस विदेशी राज्यों के साथ, बिल्कुल, विदेशी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करना, विदेशी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करना, विदेशी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करना, राइट। अगला डिपार्टमेंट कौन सा उठाएंगे,
पहले इस बात को समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण कहां तक कर रहा है, केंद्रीय विभागों के संदर्भ में। तो दीवाने विजारत के संदर्भ में कर लिया है, दीवाने रसालत के संदर्भ में कर लिया है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी आपको दिखाई पड़ रहे थे। अगला क्या बनेगा, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा को हमने क्या कहा हमेशा, हाँ प्योरली क्या नाम देते हैं हम इसको, इसको प्योरली कहेंगे पत्राचार विभाग। और अपने आप को समझाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आंतरिक राज्यों के साथ, आंतरिक राज्यों के साथ, आंतरिक राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करने वाला, पत्र व्यवहार करने वाला, आंतरिक राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करने वाला। है ना, ये भी आपको दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में दिखाई पड़ा, ये भी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको दिखाई पड़ा, ये वाला भी दिखाई पड़ा। अगला डिपार्टमेंट कौन सा ले, दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज, राइट। इसको हम क्या कहते हैं हमेशा, चलो क्या कहते हैं, यहां सैन्य विभाग कह दो, क्या है सैन्य विभाग, कोई दिक्कत नहीं। यहां अपने घर की सरकार है, वहां नहीं थी, क्योंकि वहां बलबन के बारे में आपको बताना था। तो बलबन ने दीवाने अर्ज को क्रिएट करने का काम किया था। तो बलबन ने जब दीवाने अर्ज को बनाया था तो दीवाने विजारत से अलग करके बनाया था। तो वहां मैंने समझाया था कि वहां क्या कहेंगे बलबन के बारे में, पृथक सैन्य विभाग। यहां खाली क्या कहेंगे, सैन्य विभाग, क्योंकि सैन्य विभाग पहले से बना हुआ है, इसको केवल फॉलो किया जा रहा है एक तरीके से। चलो अगला डिपार्टमेंट होगा, अब धीरे धीरे हम क्या बढ़ रहे हैं, यहां तक वो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को फॉलो कर रहा है केंद्रीय विभागों के संदर्भ में। याद रखना, ये डिपार्टमेंट क्या मैंने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको पढ़ाया, दीवान ए कजा, दीवान ए कजा, कजा नहीं, लिख लो, थोड़ा परिवर्तन आ गया है, नया डिपार्टमेंट है न्याय विभाग, न्याय विभाग। दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद, क्या इस डिपार्टमेंट को दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग हमने पढ़ा, गुप्तचर व्यवस्था थी वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट के रूम में तो नहीं लेके चले हम। दीवाने बरीद क्या होगा आपका, गुप्तचर विभाग। हाँ, इसके अधिकारी का नाम मैंने आपको लिखाया था, गुप्तचर विभाग। ये दो नए प्रकार के डिपार्टमेंट आ गए हैं यहां पर। दो नए प्रकार के डिपार्टमेंट यहां पे आ गए हैं। बाकी ऊपर वाले जो चार आप देख पा रहे हैं उनके रिगार्डिंग वो दिल्ली सल्तनत की ही प्रशासनिक व्यवस्था को लगभग में फॉलो करके चल रहा है। चाहे मामला दीवाने विजारत का हो, चाहे मामला दीवाने रसालत का हो, चाहे मामला दीवाने इंसा का हो, चाहे मामला दीवाने अर्श का हो। दीवाने कजा अपने आप में नया है, दीवाने बरीद भी लगभग में अपने आप में एक न्यू डिपार्टमेंट है। अब मेरी बातें समझो, लिख लिया सब कुछ आपने। अब ये बताओ, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी, कहीं है, नहीं है ना। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की, एमबीटी, कहीं है, नहीं है। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की, एफएसटी, कहीं है, नहीं है। दीवाने इस्तिहाक की स्थापना किसने की, दीवाने इस्तिहाक क्या था, पेंशन विभाग, एफएसटी, कहीं है, नहीं है। दीवाने वकूफ व्यय विभाग, इसकी स्थापना किसने की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कहीं है, नहीं है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो आपके केंद्रीय विभाग थे उनका नंबर काफी बड़ा था। अब ये तो इतिहास आपको पढ़ा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय विभाग हैं, है ना, उनको फॉलो करके चलता है शेरशाह सूरी भी। लेकिन शेरशाह सूरी ने बहुत सारे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया है। ना तो यहां पर दीवाने अमीर कोही की कोई चर्चा है, ना यहां पर दीवाने बंदगान की कोई चर्चा है, ना यहां पर दीवाने मुस्तखराज की कोई चर्चा है, ना यहां पर दीवाने रियासत की कोई चर्चा है, ना यहां पर दीवाने इस्तिहाक की कोई चर्चा है, और ना यहां पर दीवाने वकूफ की कोई चर्चा है।
यानी कि जो उसको अननेसेसरी डिपार्टमेंट्स लगे उनको अपना करके नहीं चलेगा, जो केवल नेसेसरी डिपार्टमेंट्स लगे उनको अपना करके वो चल रहा है। 2 डिपार्टमेंट उसने आपके सामने लगभग में नए रख दिए, जो सबसे लास्ट में मैंने जोड़ने का काम किया है। कुछ आ रहा है समझ में या नहीं? अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय विभाग हैं, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय विभाग हैं, क्योंकि वो ये मजाक कर सकता है, तो इसमें आप कृषि विभाग किसको मान के चलेंगे? शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर वो मजाक कर ले आपसे, क्योंकि मजाक हो सकती है, क्योंकि आप एक बात देखो, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्त खराज को अपना करके चलता, तो वो कृषि विभाग है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में एमबीटी अगर दीवाने अमीर को ही को आपके सामने रखता, तो वो क्या अपने आप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। लेकिन शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में ना तो दीवाने मुस्तखराज है और ना ही दीवाने अमीर को ही है। तो कंफ्यूज सबसे ज्यादा तो करने की कोशिश करेगा, वो जानबूझ के ऐसी भाषा बना सकता है कि शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन से डिपार्टमेंट को आप कृषि विभाग कहना चाहेंगे? तो आंसर बताएं। क्लियर है? दीवाने विजारत, क्योंकि दीवाने विजारत में यहां भी क्या जुड़ा हुआ है? अर्थ एवं वित्त संबंधी, और अर्थ एवं वित्त संबंधी यहां भी जुड़ा हुआ है। तो यहां यानी कि शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर सवाल पूछा जाता है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में कृषि विभाग, प्रशासनिक व्यवस्था में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका होगा साथियों, वो क्या बनेगा? आपका दीवानी विजारत बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका दीवानी विजारत बनेगा। काम आपको यह करना है कि सवाल अगर सामने आए तो कभी भी सवाल को देख करके तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करना है। थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करोगे, कोई रास्ता निकलेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और सवाल अटेम्प्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे। परीक्षा की अजीब कहानी होती है। मैं एक कहानी अपनी आपके सामने रखता हूं। 2010 का ये समय है, तो 2010 में मेरा लखनऊ में पेपर था सीपीओएसआई का, है ना? आपने नाम सुना होगा, एक एग्जामिनेशन होता है सीपीओएसआई, जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनमें एज अ सब इंस्पेक्टर। अब उस समय मैथ और रीजनिंग को लेकर के मेरी कैलकुलेशन बड़ी ही कारगर थी। मैंने लगभग अपने जीवन में 8 या 9 साल मैथ और रीजनिंग पढ़ाया भी है। मतलब अपने उस समय में तो एकेडमिक बहुत ज्यादा पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव भी मैंने काफी पढ़ाया मैथ और रीजनिंग, एनडीए सीडीएस में बहुत पढ़ाया है। मतलब कहने का मतलब ये है। अब पेपर में जब गया तो मेरा उस समय व्यवहार ये रहता था कि सबसे पहले जो कान पकड़ना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पकड़ना है। हमारे समय में 200 क्वेश्चन आते थे, 50-50 के सेगमेंट होते थे, 50 जीएस, 50 आपका रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 का आपका मैथ। मैथ का कान पकड़ा, सवाल नहीं ले, समय अचानक से ऐसा होगा कि सवाल नहीं ले। और जब ऐसा होता है कि जो सेगमेंट आपका स्ट्रॉन्ग जोन में होता है, उसी में अगर आप अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाते तो सारी की सारी कहानी शुरुआत में खराब हो जाती है। क्षेत्र लेने की बात करते हैं तो जो आपका विशाल भौगोलिक क्षेत्र बनता है उसको क्या कहा जाता है? साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रांतीय प्रशासन का मतलब ये होता है कि हम ये कहेंगे कि संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन, संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन, संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन कोमा विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में। ये लाइनें होती हैं, मैंने पुराने समय में भी आपको बताई, आज भी सिखा रहा हूं कि संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन क्या? विभिन्न प्रांतों में। जो आपने संपूर्ण साम्राज्य लिया उसमें अलग अलग आपको क्या दिखाने? प्रोविंसेस आपको दिखाने, अलग अलग प्रकार के आपको क्या है? प्रांत दिखाने हैं, इस तरीके से। तो ये जो आपका प्रांत है ना, तो प्रांत में जो आपको प्रांत का जो हेड आपको दिखाना है, यहां भी वही व्यवहार आपको करना है कि प्रांत के हेड को या तो आप क्या कहेंगे? प्रांतपति कहेंगे,
प्रांतपति कहेंगे, आप चाहें तो आप सूबेदार भी कह सकते हैं, आप चाहें तो आप क्या कहेंगे, सूबेदार भी कहेंगे। और यहां का मामला क्या होगा, हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो प्रांत का हेड होगा, चाहे आप उसको प्रांतपति के रूप में लेके चलें, चाहे आप उसको सूबेदार के रूप में लेके चलें, इसके बारे में आपको कहना पड़ेगा कि प्रांतपति, या आप चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, सूबेदार कह सकते हैं। प्रांतपति ओब्लिक सूबेदार अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में शेरशाह सूरी के प्रति, शेरशाह सूरी के प्रति उत्तरदायी था। यानी कि जो प्रांतपति है, जो प्रांत का हेड है, जो हेड ऑफ द प्रोविंस है, वो स्वतंत्र होकर के व्यवहार नहीं करेगा। उसको जो जिम्मेदारियां आपने हैंडओवर की हैं, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करेगा, उनकी पूर्ति भी करेगा, आप कैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, जो गद्दी पर है। गद्दी पर कौन है आपका, शेरशाह सूरी है। तो यहां भी आप लगभग में वही बात कर रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन के आलोक में आपने डिस्कस किया था। दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन में भी हमने यही बात की थी कि जब आप प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे तो पहले एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के चलेंगे। विशाल भौगोलिक क्षेत्र जब आप इतिहास में लेकर के चलते हैं तो उसको साम्राज्य कहा जाता है। और फिर कहेंगे कि संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रांतों में किया जाता है। फिर जैसे अलग अलग प्रांत आपने बनाए, तो किसी भी एक प्रांत का कान पकड़ लो, तो जब आप किसी भी एक प्रांत का कान पकड़ोगे तो उसका हेड आपको मिल जाएगा। उसको आप या तो प्रांतपति कहेंगे या सूबेदार कहेंगे। और ये जो प्रांतपति होगा, ये जो आपका सूबेदार होगा, ये अपने तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, जो गद्दी पर है। इसलिए मैंने यहां पे नाम किसका दिया आपको, शेरशाह सूरी का। अब आगे बढ़ने का तरीका क्या सिखाया मैंने आपको, फिर कहेंगे कि प्रांतों का विभाजन किसमें होगा, कोमा विभिन्न प्रांतों का विभाजन विभिन्न सरकारों में, विभिन्न सरकारों में। प्रांतों का विभाजन किसमें होगा, विभिन्न सरकारों में। यानी कि हर प्रांत को अलग अलग प्रकार के सरकारों में बांटा जाएगा। यानी कि हर प्रांत के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के जिले दिखाई देंगे। यहां पर सरकारों का मतलब क्या होगा, जिलों से होगा, है ना। जैसे यहां पे आपने एक प्रांत बांटा, तो ये जो एक प्रांत आपने बांटा, तो इसमें अब आप क्या दिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स आप दिखा सकते हैं। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के आपने क्या दिखाए हैं, सरकार आपने दिखा दिए हैं। इस प्रकार से आप व्यवहार कर सकते हैं। ये एक पैटर्न आपको दे रहा हूं। और ये पैटर्न क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे सवाल तो बनते हैं। जैसे अब सवाल बनेगा कि आपने कहा कि प्रांतों का विभाजन विभिन्न सरकारों में, है ना, तो किसी भी एक सरकार का कान पकड़ लो। और जब आप किसी भी एक सरकार का मतलब क्या होगा, जिला, उसका आप कान पकड़ने की बात करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सरकार में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होंगे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होंगे, यहां बनेगा सवाल। तो ये जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ये दो तरीके से आप लेकर के चलते हैं। एक क्या बन जाएगा आपका, सिकदार, बिल्कुल वही है जो दिल्ली सल्तनत में, सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान। और एक क्या बनेगा आपका, मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, ये किसी भी सरकार में क्या कहलाएगा, मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य न्यायिक अधिकारी। ये किसी भी सरकार में क्या कहलाएगा, मुख्य न्यायिक अधिकारी। और जो आपका सिकदार एक सिकदारन होगा, ये क्या होगा आपका, कानून व्यवस्था से संबंधित, यानी कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने वाला, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने वाला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो हम ये भी सीख रहे हैं कि किसी समय की प्रशासनिक व्यवस्था को कैलकुलेट करने का राइट और वेरी साइंटिफिक वे क्या होता है। और हम ये भी सीख रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर सरकार की बात होगी तो सरकार का रेफरेंस आप जिले के साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन यहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या होंगे। वो पूछता है कि मुंसिफ मुंसिफान कहाँ आपको दिखाई पड़ा, इसका कार्य क्या था। सिकदार सिकदारन आपको कहाँ दिखाई पड़ा, इसका कार्य क्या था। हालांकि इन मामलों के संदर्भ में जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है वही मामला शेरशाह कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भी है। तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इनके जो कार्यक्षेत्र हैं वो भी आपके जहन में रहने चाहिए। सरकारों को किस में बांटेंगे, बिल्कुल वही पैटर्न अपना लो, यानी कि विभिन्न सरकारों का, ये ऐसे लिख लेते हैं कि सरकारों का विभाजन विभिन्न परगनों में, सरकारों का विभाजन विभिन्न परगनों में, विभाजन विभिन्न परगनों में। तो यहां पे जो आपके परगनाज होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक लेवल हो जाएगा, ब्लॉक स्तर आपका हो जाएगा। अब किसी भी एक परगने का कान पकड़ लो, तो आपने लिया, मान लीजिए कोई भी एक परगना आपने लिया, और ये जो आपका परगना है ब्लॉक लेवल की आप बात कर रहे हैं, यहां के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिखा दो, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो बिल्कुल वही व्यवहार करना पड़ेगा जो आपने दिल्ली सल्तनत में किया है। तो 4 प्रकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिखाई पड़ेंगे। एक बार यूपी पीसीएस में सवाल पूछेगा तो नंबर पे कितने थे, 4। एक क्या मिलेगा आपको, सिकदार। एक क्या मिलेगा आपको, मुंसिफ। एक क्या मिलेगा आपको, कारकुन। और एक क्या लेके चलते हैं हम, फौजदार। 4 प्रकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आपको लेकर के चल रहे होते हैं। सिकदार का मतलब क्या होगा, इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, कानून एवं व्यवस्था। यहां भी इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, पर नाम थोड़ा शॉर्ट हो गया है, कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था। मुंसिफ का कार्यक्षेत्र क्या होगा, न्याय। मुंसिफ का कार्यक्षेत्र क्या होगा, न्याय। यह सवाल अलग से भी पूछा जाता है कि भारत में जो मुस्लिम शासन आप लोग कैलकुलेट करते हो उसमें मुंसिफ का क्या काम होता था, न्याय। कारकुन को क्या कहा जाता है, सीनियर क्लर्क कहा जाता है, सीनियर क्लर्क कहा जाता है। और फौजदार को क्या कहा जाता है, खजांची कहा जाता है, कैशियर। बिल्कुल वही आप व्यवहार कर रहे हैं जो आपने कहां किया था, दिल्ली सल्तनत में किया था। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि काफी हद तक शेरशाह कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें वही डिस्कशन हम कर पाते हैं जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में आप करते हैं। फिर आगे आप क्या दिखा सकते हैं कि परगनों का विभाजन, परगनों का विभाजन, कोमा विभिन्न परगनों का विभाजन, कोमा विभिन्न गांवों में, विभिन्न गांवों में। तो आप क्या करेंगे, एक विलेज को लेकर के चलेंगे। यहां एक अच्छा सवाल इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि गांव कोमा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, गांव कोमा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। गांव के हेड को मुखिया कहा गया। गांव के हेड को मुखिया कहा गया। स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूलना मुख्य कार्य। स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूलना मुख्य कार्य। स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूलना मुख्य कार्य। भाई यहां नाम में अंतर है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो हेड ऑफ द विलेज है उसको क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं, खुद कहते हैं या मुकद्दम कहते हैं। 3 प्रकार के नाम वहां पे आते हैं। यहां सीधा मुखिया कहा गया है। काम वहां भी यही था कि स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूलने का काम करना या स्थानीय स्तर पर भू राजस्व वसूलने का कार्य करना। यहां आप अगर सब कुछ भूल जाते हैं तो ये जरूर याद रखना है कि शेरशाह के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो आपके सरकार हैं, सरकारों में किस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी आपको मिलते हैं? 2 नाम कार्य। और जो आपके परगनाज हैं उसमें कितने प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं? 4। इनके सबके कार्य। बाकी सब तो आप देख पा रहे हैं। ये कारकुन बहुत बार पूछा गया है। कारकुन नाम ऐसा है कि दिमाग में तो आता नहीं है और बहुत बार इस पे बातें हो चुकी हैं। कई बार इनको उठा देता है मैच द कॉलम में। वो कहेगा कि दिल्ली सल्तनत की या शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, तो इन सबको एक तरफ रख देगा और इन सबके कार्यक्षेत्र एक तरफ रख देता है। तो बहुत बार सवाल पनपते रहते हैं और आपके एग्जामिनेशन की तो डिमांड ये है भी। इसलिए मैं स्किप कर सकता था ये कह करके कि जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था है वही लगभग में शेरशाह सूरी की आप पढ़ लें, लेकिन मैंने दोबारा से कैलकुलेट किया आपके सामने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ये बता पाए अपने आप को कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को किस सीमा तक उसने फॉलो किया है और कहां कहां उसने हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं या परिवर्तन किए हैं। आगे बात समझ में नहीं? एक हेडिंग बनाओ। थके तो नहीं आप लोग हैं? हाँ, थकना नहीं है। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। घर में जाके कितने कितने घंटे पढ़ लेते हो? आप बताइए कितने घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है लगातार? यानी कि 24 घंटे में जब मन किया तब पढ़ लिए लगातार। है कोई कैपेसिटी? 3 घंटे 4 घंटे? 1-2 घंटे। आप तारीफ में मत बोलना, कुछ भी बता रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं, मैं बाद में क्या बोलूंगा। कितने घंटे कैपेसिटी है पढ़ने की लगातार? जैसे सर अगर बैठेगा तो 3, 2, 2.5-3 घंटे तो आराम से बैठ सकते हैं। आप 2 घंटे? हाँ, एक ही लाइन लगातार 40-45 मिनट। अच्छा, आप 1.5 घंटा। बड़ी सोच समझ के आंसर आ रहे हैं। आप फिक्स नहीं है? अरे आप 2, आप लगभग इतना ही। पीछे 1-1.5 घंटा। आप 2 घंटे 3 घंटे। आपने उनके बारे में पढ़ा? स्वामी विवेकानंद। जब मैंने बात छेड़ी दी तो इसको पढ़ाने से पहले एक अच्छी बात बता देता हूं। ये बातें बड़ी कारगर होती हैं। स्वामी विवेकानंद की एक किताब है, उस किताब का नाम है विद्यार्थियों के लिए दिए गए मेरे संदेश। 10 या 12 रुपए की मिलती है, बहुत सस्ती किताब है। उस किताब में उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के संदर्भ में एकाग्रता कैसे बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ये कह रहा है कि मैं लगातार घंटों में कई घंटे पढ़ सकता हूं, तो ये उसकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप लगातार 8 घंटा पढ़े, 7 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, तो उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपने एक्वायर कितना किया है, आपने अपने अंदर समाहित कितना किया है।
तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं विद्यार्थी को सबसे पहले एक संदेश ये देना चाहूंगा कि अगर वो अपने घर में है तो एक गिलास पानी का भर ले और एक गिलास पानी का लेकर के जहां उसे अध्ययन करना वहां पे रख दे। और जब गिलास ले पानी का और जहां पढ़ रहा है वहां पर गिलास रखे तो उस समय अपने पारिवारिक सदस्यों को साफ साफ संदेश दे दे कि मैं कुछ समय में अध्ययन के साथ जोड़ने जा रहा हूं, आप मुझे परेशान ना करें। और वो बोल, क्योंकि स्वामी जी हैं तो उनका नाम तो बहुत अलग है, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप गिलास का पानी भर रहे होंगे तो उसी समय आपके दिमाग में बातें आ जानी चाहिए कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, वहीं से जुड़ जाएं। और जब आप पूरी तैयारियां करेंगे अध्ययन में जाने के लिए तो तब तक आप बिल्कुल ये मान के चलें कि टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, इसके सिनॉप्सिस ये हैं, ये कैलकुलेशन होनी है, ऐसे ऐसे बातें अपनी करनी है। और वो भी कहते हैं कि अधिक से अधिक 2 घंटा, इससे ज्यादा अगर आप अपने आप को लगातार अध्ययन के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो जो आपका प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप पढ़ तो लेंगे, ये तो आपकी कैपेसिटी है, आप पढ़ तो लेंगे, ये तो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपने सीखा क्या। जैसे आप मेरे सामने कोई किताब रखेंगे तो मेरे किताब को पढ़ने का एक अलग तरीका यह है कि किताब के एक पेज में जितनी भी लाइनें हैं मैं उनमें से 7 या 8 लाइनें ही उठाता हूं। और ये काम हर किसी को करना चाहिए, जो मैं आपको कल लगातार सिखा रहा हूं सबको, कि किताब के किसी पेज में दुनिया भर की जानकारी आपके सामने होती है। और हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों की किताबें ऐसी देखी, मैं मंगाता रहता हूं क्लासेस में, कि एक एक लाइन, वो जो आपका हाईलाइटर आता है ना, एक एक लाइन, उससे एक एक बार नहीं, अलग अलग प्रकार के हाईलाइटर के माध्यम से उसको हाईलाइट किया हुआ है, पूरी किताब रंगीन बना दी। लेकिन जब आपने पूरी किताब को ही रंगने का काम कर दिया तो बड़ा अलग बात होगी। आपको ये चुनाव करके चलना पड़ेगा किताब के एक पेज में जो अलग अलग प्रकार के लाइनें हैं उसमें बड़े संदेश क्या हैं। और हम लोग अपने इलाहाबाद प्रवास में काम किया भी करते थे कि किताब के किसी पेज को पढ़ करके कुछ लाइनों को आइडेंटिफाई करना, और आप देखेंगे कि किताब के पेज में हल्का इधर स्पेस होता है, तो उन 7 या 8 लाइनों को भी अपने आप में समझाना और 7 या 8 लाइनों को भी 2 या 3 लाइनों में कन्वर्ट करना, बगल में लिख देना कि इस पूरे एक पेज का निचोड़ ये है ना। तो कुछ लोग, खैर आप देखेंगे कि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी की बात करते हैं, तो कई कई घंटे हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन लगातार 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारे माइंड की एक अपनी एक अजीब सी कैपेसिटी है। यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं, मैं तो यही मानता हूं कि दुनियादारी से आपकी कनेक्टिविटी हट जानी चाहिए। आप मेरे कहने से एक काम करो, मैं हर क्लास में कहता हूं, विद्यार्थी बहुत कम करते हैं। आप जो कुछ भी यहां पढ़ के जाते हैं, मामला चाहे ज्योग्राफी का हो या मामला चाहे हिस्ट्री का हो, आप डेली एक पेज मेरे कहने से लिखना शुरू कर दो। किसी भी चीज के बारे में, समय आपको चट्टानें पढ़ाई, चट्टान क्या होती है, इसका वर्गीकरण क्या है, कैसे इसका क्रिएशन होता है, कैसे इसका ये डैमेज होती है, जो दिमाग में आ रहा है लिख डालो, कोई चेक नहीं करेगा, लिख डालो। और अगर ये लगातार आप लोग काम करते रहे तो ये जो चीजें, जो फैक्ट आप रटने की बात करते हो ना, इनको कभी रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने हमेशा यही महसूस किया है, मैंने क्या दुनिया भर के कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया है, जब आप चीजों को पढ़ करके, समझ करके, है ना, उनको जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर कहानी आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाती है। मेरे कहने से एक हफ्ता ये काम करके देखो, और एक हफ्ता लगातार अगर आपने डेली एक पेज पे अगर आपने लिखना शुरू किया तो फिर आप अपने आप को खुद ही नहीं रोक पाएंगे। मैं अपनी एक आदत आपको बताता हूं, जब जब मैं अपने जीवन में परेशान होता हूं, परेशान होने का मतलब क्या है कि जब जब ऐसा लगता है, सभी के साथ ऐसा आता है कि भी सामने रास्ता है नहीं, अंधेरा आ गया है, ये सभी के साथ आ जाता है, किसी के साथ भी आ सकता है। अब क्या करें? या तो एक तरीका यह है कि बैठ के रोना शुरू कर दें। हालांकि रोना मैं एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानता हूं, और आपको ये बात बड़ी अजीब से लगेगी, मुझे 24 घंटे में एक बार रोने की आदत भी है। आप रो के देखना, आपको लगेगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है, और उसके बाद बड़ा अच्छा भी इंसान महसूस करता है, और ये सही बात है। तो मैंने हमेशा ये पाया है कि जब जब, जैसे गांधी जी भी कहा करते थे कि जब जब मुझे परेशानियों ने घेरा तो मैंने अपने सामने गीता को रख दिया और गीता को पढ़ना शुरू किया। कोई ना कोई श्लोक मुझे ऐसा मिल गया जिसमें मेरी परेशानी का निपटारा था। मैं एक ही काम करता हूं, पेज लिया और लिखना शुरू कर दिया, और जो टॉपिक पहले दिमाग में आया
हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ाता हूं, जो टॉपिक मेरे दिमाग में पहले आया उसको लिखना शुरू कर दिया। और विश्वास मानिए, अध्यापन के इस जीवन में मुझे विद्यार्थियों ने भी बहुत कुछ सिखाया है। बार बार ऐसी ऐसी बातें सामने रखी गई हैं, जब उन पर कैलकुलेशन होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो लिखने की एक परंपरा है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने कभी अपने जीवन में कोई क्लास नहीं की, दुर्भाग्य रहा मेरा, मैं नहीं कर पाया, नहीं हो पाई व्यवस्थाएं। लेकिन किताबों को इस हिसाब से कैलकुलेट किया, किताबों को इस हिसाब से अपना बनाया, और जानकारियों को जो मैं आपके सामने रखता रहता हूं कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये उसी से निकला है। और वही मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने आप को कम आंक करके ना चलें। आप ये मान करके कभी नहीं चलेंगे कि नोटिफिकेशन तो खैर आ ही रहा है ना, मेरा होगा कि नहीं होगा, बगल वाले का होगा कि नहीं होगा। अरे किसी का हो या ना हो, आप अपनी ताकत को आंक करके चलो। और आप में वो ताकत है कि आप पेपर को निकाल सकते हैं। हर विद्यार्थी के अंदर वो ताकत होती है, हर विद्यार्थी के अंदर वो ताकत है, लेकिन वो कभी भी अपनी उस ताकत को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता है। अगर अपनी पढ़ने की परंपरा में बदलाव नहीं करोगे, अपने सोचने की परंपरा में बदलाव नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आप ये मान के चलते हैं कि सवाल यही आना चाहिए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आप तैयारी में हैं तो सही, लेकिन मजेदार रूप में नहीं है। आप ये मान के चलें कि आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन हुआ क्यों था, कांग्रेस का सेकंड डिवीजन कब होना था, कांग्रेस का सेकंड डिवीजन कब होना था, किस मामले को लेकर के होना था। आप ये मान के चलें कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ, तो 1906 में ही क्यों हुआ। कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ, 1885 में ही क्यों हुआ। कांग्रेस को पहली मुस्लिम अध्यक्षता 1917 में मिली, 1917 में ही क्यों मिली, क्योंकि जिनको 1917 में बनाया गया वो तो 1893 में भारत में आ चुकी थी। मैंने कहा कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में ही क्यों हुआ, कि अगर कांग्रेस का 1885 में हो गया मान लीजिए, तो 1887 में हो जाता, 90 में हो जाता, 95 में हो जाता, 1906 में ही क्यों। अब मैं कहूंगा कि लॉर्ड कर्जन ने कराया, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लगना चाहिए, क्योंकि नई प्रकार की जानकारी को डाइजेस्ट करने में शुरुआत में थोड़ी परेशानी होनी चाहिए। परेशानी नहीं होगी तो आप उसको अपना नहीं पाएंगे। ये तौर तरीके अपनाओ। ये विषय भी अपने आप में साइंटिफिक है। हम कल ही बात कर रहे थे कि इतिहास कहानियों का संग्रह नहीं है, इसके अंदर के कैलकुलेशन भी कमाल के हो सकते हैं जब आप इसके साथ अपने आप को जोड़ करके चलोगे। तो कमजोर नहीं मान के चलना है, आपके पास वो ताकत है कि आप उस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे कि मार्च में आपका डेट दिया हुआ है, और ये मान के चलेगा चुनाव है, पेपर मार्च में ही होगा, एट एनी कॉस्ट मार्च में ही होगा। अभी आपको तय करना है कि मार्च तक आप अपनी तैयारी में अपने आप को कितना बेहतर बना लेते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ी पुरानी परंपरा है कि नोटिफिकेशन के 20 दिन बाद विद्यार्थी क्लास में आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले भी आपको बता रहा था, लेक्चरर का जो मेन सब्जेक्ट है वो हम पिछले 3-3.5 महीने से पढ़ा रहे हैं। बताइए, इतने पुराने समय से आपको फैसिलिटी दी जा रही है, तो आपको एक तो जुड़ने की आवश्यकता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक काम कर लो, आज से कर लो चाहे कल से कर लो, डेली एक पेपर लिखना शुरू कर दो। अब मान लीजिए मुझे भू राजस्व व्यवस्था पढ़ानी है, तो मुझे भू राजस्व व्यवस्था पढ़ानी है, तो जैसा कि ओशो ने कहा कि अध्यापन में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाने वाला विद्यार्थी से 1 घंटा पहले कुछ जान लेता है। भाव समझे? यानी कि जो आपको आज हमें पढ़ाना है वो हम 1 घंटा पहले पढ़ के आए, इससे अध्यापन नहीं होता है। आप तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूछने भी चाहिए। इसलिए अध्यापन में और अध्ययन में दोनों में क्या होना चाहिए? खुलापन होना चाहिए। जितना ओपन इन्वायरमेंट में आपको देकर के चलूंगा, उतना ही आप हेजिटेट नहीं करोगे, उतना ही आप अपनी परेशानियों को मेरे सामने रखने की कोशिश करोगे। मुझे एक बात पता है कि अगर शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है, तो पहली बात तो यह है कि शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था की प्रशंसा होती है, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था की प्रशंसा होती है, और अगर प्रशंसा होती है तो भैया आपको ये बताना पड़ेगा कि तैयार किसने किया। ऐसा कौन था कि जिसने ऐसी भू राजस्व व्यवस्था बना दी जिसकी प्रशंसा काफी हुई, तो तैयार किसने किया? तो एक आंसर मिला आपको, अहमद खान। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे मैंने कई बार कराया भी है। सोचोगे तो सारी कैलकुलेशन होती रहेंगी
शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था की काफी प्रशंसा की जाती है, और अगर प्रशंसा है तो ये बधाई का पात्र है। बधाई का पात्र है तो ये तो गद्दी पर है, इसने तो बनाया नहीं होगा, किसी और ने इसकी सहायता की होगी। तो अहमद खान नाम का एक व्यक्ति आपको मिलेगा जिसने शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को बनाने का कार्य किया। किसी की भी भू राजस्व व्यवस्था आपको बतानी हो तो अगला पायदान बन के आता है कि चरित्र क्या था, चरित्र क्या था। तो शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था का चरित्र क्या है आपका, और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, इसको बगल में नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा ही सवाल लेक्चरर 2021 स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, इक्वेशन जो आपका किस पर है, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है। हमारे यहां पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको सबसे पहले अपनाने का कार्य किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को फॉलो कौन करेंगे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को फॉलो कौन करेंगे, शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज को फॉलो कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। लेक्चरर स्क्रीनिंग 2021 में ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वार टेक्निक के संदर्भ में किसको फॉलो किया था, बना सकता सवाल वो। इसलिए मैंने आज आपको बताया कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था का करैक्टर कैसा, रैयतवाड़ी है, तो अगर रैयतवाड़ी है तो आपके उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में सवाल पूछे गए उनके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन यहां पर जनरेट कर सकते हैं। हमारे संपूर्ण इतिहास में भू राजस्व की जो व्यवस्था होती है रैयतवाड़ी, इसको सबसे पहले अपनाने का काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आ जाएंगे, शेरशाह सूरी आ जाएंगे। शेरशाह सूरी को फॉलो कौन करेंगे, शिवाजी महाराज करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको कौन दिखाई देंगे, अंग्रेज आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। प्राचीन भारत में भी नहीं, प्राचीन भारत में नहीं है, प्राचीन भारत में कोई डिस्कशन नहीं है। प्राचीन भारत की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थोड़ी कठोर प्रकार की है, ज्यादा कठोर है, उसमें नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आपको दिखाया है। अब देखो, अब इसमें यह बताना पड़ेगा आपको कि रैयतवाड़ी जो शब्द आपको मिला है, इसमें रैयत शब्द का आर्थिक संदर्भ, इसमें रैयत शब्द का जो आर्थिक संदर्भ है वो इक्वल क्या हो जाता है, किसान। इक्वल क्या हो जाता है आपका, किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत शब्द का आर्थिक शब्द है, आर्थिक संदर्भ है किसान, यानी कि किसान के साथ लिया जाता है। वाड़ी का मतलब क्या है कि व्यवस्था। तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस काम करते हैं, इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस काम करते हैं। भू राजस्व की दर का निर्धारण, भू राजस्व की दर का निर्धारण, और एक सेंटेंस काम करता है भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली। तो ये कह के चलेंगे, इन दोनों के संदर्भ में, इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में, इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में, इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में सभी संबंध किसान के साथ स्थापित किए जाते हैं। सभी संबंध किसान के साथ स्थापित किए जाते हैं। सभी संबंध किसान के साथ स्थापित किए जाते हैं। कहां पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप चाहे अलाउद्दीन की ओर से डिस्कस करें, चाहे शेरशाह सूरी की ओर से डिस्कस करें, चाहे शिवाजी महाराज की ओर से डिस्कस करें, चाहे अंग्रेजों की ओर से डिस्कस करें, इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस जब आप कैलकुलेट करेंगे कि भू राजस्व की दर का निर्धारण या भू राजस्व की वसूली, तो इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस के संदर्भ में ऑल
रिलेशंस जो आपको स्टैब्लिश करने होते हैं वो रैयत के साथ करने होते हैं, और रैयत का आर्थिक संदर्भ किसके साथ लिया जाता है? किसान के साथ लिया जाता है। इक्वेशन को जरूर याद रखना, क्योंकि आपका भी टीचिंग लाइन का एग्जामिनेशन है और ऐसा पहले ही एक टीचिंग लाइन के एग्जामिनेशन में हो चुका है। हालांकि सवाल गुरिल्ला वार टेक्निक के बारे में आया था, लेकिन मैंने इक्वेशन आपको क्या दी है? और रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में दी है। बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सफल होना है। ठीक है, बना लिया सब कुछ आपने? अगर ये आपने बना लिया है तो आप कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि जो यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था बनी है, अब आगे कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें दो प्रकार की शब्दावलियां और काम करती हैं। एक को कहा जाता है पट्टा और एक को क्या कहा जाता है? कबूलियतनामा। कबूलियतनामा, पट्टा और कबूलियतनामा। ये जो पट्टा होता है इसमें कृषि उपज का क्षेत्र, कृषि उपज का क्षेत्र आपको मिलेगा कि किस किसान के पास कितना है। कृषि उत्पादन का ब्यौरा मिलेगा, कृषि उत्पादन कितना हुआ किसान के पास, कृषि उत्पादन का ब्यौरा मिलेगा। ब्यौरा है ना हिंदी में बड़ी। कृषि उत्पादन का क्या मिलेगा आपको? ब्यौरा मिलेगा। और पट्टा में यह बताया जाएगा कि जमीन पर मालिकाना हक, जमीन पर मालिकाना हक किसान का, जमीन पर मालिकाना हक किसान का। कबूलियतनामा यह बताएगा, एक प्रकार की कमिटमेंट है कि भू राजस्व की जो दर निर्धारित हो गई है, निर्धारित हो गई है, उसी के अनुसार भू राजस्व दिया जाएगा। तो एक तो पट्टा भी काम करेगा इसमें व्यवस्था में, कबूलियतनामा भी काम करेगा। पट्टा में कृषि उपज का क्षेत्र होगा, कृषि उत्पादन का ब्यौरा होगा, जमीन पर किसानों का मालिकाना हक भी इसी के माध्यम से दर्शाया जाता है इस व्यवस्था में। कबूलियतनामा अपने आप में एक प्रकार की कमिटमेंट है। इसमें ये मिलेगा कि किसान कमिटमेंट करके चलेंगे कि भू राजस्व की जो रेट निर्धारित हो गई है उसी के अनुसार हम क्या आपको लैंड रेवेन्यू पे करते रहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। शेरशाह सूरी ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की पैमाइश कराई। पैमाइश का मतलब होता है स्केलिंग या मेजरमेंट। पैमाइश कराई अर्थात यह जाना कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, कृषि योग्य भूमि कितनी है और इसकी उत्पादन क्षमता कैसी है,
और इसकी उत्पादन क्षमता कैसी है। कृषि के वास्तविक उत्पादन को कृषि के वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के कृषि के वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया। भू राजस्व की दर क्या रही पूछी जाती है। भू राजस्व की दर इक्वल उत्पादन का 33%। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके काम आते रहेंगे। शेरशाह सूरी ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की स्केलिंग कराई, उसका मेजरमेंट कराया, जिसके दो बड़े पर्पज हैं कि यह जानना कि मेरे राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है और अगर जितनी है उसकी फर्टाइल पावर कैसी है। कृषि के वास्तविक उत्पादन को ही, जितना उत्पादन होगा उसी में से भू राजस्व वसूला जाएगा। तो कृषि के वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया गया है और इसके शासनकाल में जो भू राजस्व की दर आपको मिलेगी वो क्यों मिलेगी, उत्पादन का 33%। उत्पादन का 33%। चलो बस थोड़ा सा हो रहा है, 2 मिनट हो गया नोट डाउन। ये ऐसे बनाइए, शेरशाह सूरी इक्वल भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर सामान्य प्रचलन और परिवर्तित प्रचलन। सामान्य प्रचलन क्या है? तो सामान्य प्रचलन क्या है? उत्पादन का 33%। उत्पादन का 33% आता है। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं चीज आती है। परिवर्तित प्रचलन जो होगा वो कमी है, वो रखा गया था उत्पादन का 25%। इसके शासनकाल में जो भू राजस्व की दर है 2 प्रकार से आपके सामने आती है। एक क्या आएगा आपका उत्पादन का 33%, और जो उत्पादन का 33% है वो क्या है? सामान्य प्रचलन है। सामान्य प्रचलन का मतलब क्या है कि जहां तक इसका साम्राज्य है, लगभग साम्राज्य के प्रत्येक कोने में जो भू राजस्व की दर आपको लेकर के चलनी है वो क्या होगा? आपका उत्पादन का 33% होगा। परिवर्तित प्रचलन में क्या लेके चलेंगे? उत्पादन का 25%। ये कहां दिखाना है, ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ऐसे कौन से 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां भू राजस्व की दर जो आपको मिली थी वो उत्पादन का 25% मिली थी। लिख लो। एक बनेगा बंगाल और एक क्या बनेगा आपका? मुल्तान। और कोई ये पूछे कि यहां पर इतना कम क्यों रखा गया? क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो लगातार दिल्ली के सिंहासन के लिए विद्रोह कर रहे थे लगातार। तो यहां शेरशाह सूरी ने अपनी थोड़ा कनिंग बिहेवियर रखा, चालाकी वाला व्यवहार रखा, और यहाँ के लोगों को समझाने के लिए, यहाँ के लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम आपसे उत्पादन का 33% नहीं लेंगे, हम आपसे उत्पादन का क्या लेंगे? 25% ही लेंगे। कुछ किताबें ये भी सिखाती हैं कि मुल्तान और बंगाल में पहले से ही रेट यही थी, तो आप वैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये माना जाएगा कि मुल्तान और जो बंगाल हैं ये लगातार दिल्ली या आगरा के लिए विद्रोह कर रहे थे। ये कहानियां आती हैं आपके सामने। तो यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए या यहाँ के लोगों को इजीली सेटिस्फाइड करने के लिए उसने जानबूझ के कहा कि मैं बाकी सबसे क्या लेता हूं? 33%। आपसे क्या लूंगा? 25%। तो ये बात क्या बनती है? पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बनती है। बस लास्ट में 2 चीजें हो रहे हैं, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।
कल आपकी क्लास है भाई, ठीक है, कल आपकी क्या है, कक्षाएं हैं। अब देखो अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर क्यों लिखे हम लिखे नए कर, नए करों पर चर्चा। नए कर दो आते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जरीबाना, बहुत आए हैं परीक्षाओं में, बहुत पूछे गए हैं। और एक क्या बनेगा, महाशिलाना। एक बनेगा आपका जरीबाना और एक क्या बनेगा आपका, महाशिलाना। जरीबाना को कहा जाता है कर नहीं, हाँ, इसको कहा जाता है सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क का मतलब क्या होगा, इसने जमीन की पैमाइश कराई है, तो जमीन की पैमाइश कराने में खर्चा होता था, तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए जरीमाना टैक्स लाया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सर्वेक्षण शुल्क। महाशिलाना, महाशिलाना को कहते हैं कर संग्रह, कर संग्रह शुल्क, यानी कि भू राजस्व की वसूली करने में राज्य का जो खर्चा होता था उसके लिए महाशिलाना। मैं लिख देता हूं, भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश करने में और राज्य का जो खर्चा हुआ, राज्य का जो खर्चा हुआ उसकी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए भू राजस्व वसूली में राज्य का जो खर्चा हुआ उसकी पूर्ति के लिए। बहुत पूछे जाते हैं, जरीमाना क्या था, किसने लगाया, महाशिलाना क्या था, किसने लगाया। जो आपका जरीमाना है उसकी वैल्यू भी कई बार आपसे पूछी जाती है। वैल्यू बनेगी भू राजस्व का, जो भू राजस्व आपसे वसूला गया है, भू राजस्व का, उत्पादन का नहीं, भू राजस्व का 2.5%, ये बनेगा भू राजस्व का 5%, भू राजस्व का 5%। पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह में किसी एक दिन आपके सामने दिल्ली सल्तनत के और मुगल काल के बढ़िया बढ़िया सवाल रखे जाएं, है ना, क्योंकि सवाल तो लगभग में बने हुए हैं, बस आपके सामने रखने हैं। तो इतनी कैलकुलेशन आप शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में करके चलेंगे। कल वैसे हमें अकबर के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा कि अकबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ अलग सी बातें आपको करनी पड़ेंगी हुमायूं के बारे में, और कुछ 2-3 बातें ऐसी भी हैं जो शेरशाह सूरी के शासनकाल के साथ भी संबंध रख करके चलेंगी। वैसे मेन डिस्कशन क्या होगा आपका, अकबर के बारे में होगा। ठीक है, चलो।